लेक्चर 7 के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। हम आजकल कैलकुलस पे बात कर रहे हैं, कैलकुलस पे चर्चा कर रहे हैं। और जैसा कि हमने पिछले 2-3 लेक्चर्स में देखा था कि हमारे पास या तो यूनिवेरिएट फंक्शन है, यानी जो रियल वैल्यू इनपुट लेता है और रियल आउटपुट देता है, या मल्टीवेरिएट फंक्शन है, यानी जहाँ पे इनपुट हमारा वेक्टर है और आउटपुट भी हमारा वेक्टर हो सकता है। तो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा आपको रिवाइज़ कर दूं, और जो बुक्स में और हमारे नोटेशन में कहीं जगह कुछ छोटा मोटा अंतर हो सकता है, तो मैं उससे भी आपको अवगत करा दूं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो किसी के भी मन में। तो हमने जनरली जो हमारा ग्रेडियंट है, जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, उसको एक कॉलम वेक्टर की तरह लिखा है। यानी जैसे अगर मैं इसका उदाहरण लूँ, fx = c ट्रांसपोज x, और हमने जब fx का x के साथ ग्रेडियंट लिया था तो हमारा ग्रेडियंट c आया था, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव c आया था। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है। कई किताबों में c को ही c ट्रांसपोज की तरह लिखा जाता है, और फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है वो कॉलम ना होके रो हो जाता है कई जगह। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि कॉलम है कि रो है। और ये सिर्फ नोटेशनल कंसिस्टेंसी वाली बात है, मतलब कुछ लोग कॉलम लेते हैं, कुछ लोग रो लेते हैं। तो इस बात पे मैं आपको मैं बताना चाह रहा था कि ये हो सकता है, तो कोई कंफ्यूज ना हो लोग। और हम दोनों ही नोटेशन पे बात कर लेंगे, लेकिन कई किताबों में कॉलम है और कई किताबों में रो है। तो हमने देखा था fx c ट्रांसपोज x, इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव था वो c आया था। और उसके बाद हमने बोला कि भाई इसका भी हम डेरिवेटिव ले सकते हैं, यानी हम डेरिवेटिव का डेरिवेटिव भी ले सकते हैं। और हमने एक उदाहरण लिया था fx x ट्रांसपोज x, यानी x1² + x2² + xn², ये हमने उदाहरण लिया था। और जो हमारा पहला डेरिवेटिव आया था वो 2x था, और जो दूसरा डेरिवेटिव था, यानी जिसे हमने बोला था हेसियन, वो 2x का डेरिवेटिव था, जो कि 2 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। तो ये हमने देखा था यहाँ पर कि जो हमारा डेरिवेटिव का डेरिवेटिव है वो भी हम निकाल सकते हैं। और हम आगे चल के देखेंगे कि ये जो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव है, यानी डबल डेरिवेटिव जो है, जो हेसियन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जब हम हेसियन निकालते हैं, और मैं इसको थोड़ा आपको यहाँ बता दूँ कि इफ़ वी कैलकुलेट द हेसियन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन fx है और अगर मैं इसका हेसियन निकालता हूँ, ये हमारा हेसियन है, मतलब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, ये हेसियन है, इसको मैं एक बार h कह लेता हूँ। और ये मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो आप ऐसा समझ लीजिए कि वो RD/R है, यानी कि इसमें d डायमेंशनल इनपुट है और रियल आउटपुट है। उदाहरण के तौर पर हाँ, आज हम देखेंगे एक उदाहरण है x ट्रांसपोज mx, जो कि सबसे साधारण सिंपल उदाहरण है। तो जब हम इसका हेसियन निकालते हैं, और अगर ये जो हेसियन है ये एक मैट्रिक्स है, दिस इज़ अ मैट्रिक्स, जो हमने पहले देखा था, क्योंकि डेरिवेटिव वेक्टर है और डेरिवेटिव का डेरिवेटिव मैट्रिक्स है, तो H इज़ ए मैट्रिक्स। और अगर H पॉजिटिव सेमी डेफिनिट होता है, अगर H पॉजिटिव सेमी डेफिनिट होता है, तो जो हमारा fx है वो कॉन्वेक्स फंक्शन होता है। हमने कॉन्वेक्स समझाया नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस कैलकुलस की हम बात कर रहे हैं उसका ऑप्टिमाइजेशन में ऑलरेडी प्रयोग है, इसका उपयोग है। हमने डेरिवेटिव की बात की थी, और हमने बात किया था कि भाई डेरिवेटिव को ही हम ज़ीरो से इक्वेट करते हैं कई ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ करने के लिए, कई ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। न केवल डेरिवेटिव का यूज़ है, बल्कि डेरिवेटिव के डेरिवेटिव यानी हेसियन, यानी डबल डेरिवेटिव, इसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उपयोग है, जो कि हेसियन के नाम से जाना जाता है। खासकर अगर फंक्शन कुछ ऐसा हो तो हेसियन के नाम से जाना जाता है। और हेसियन मैट्रिक्स जो है, हम उसको चेक करते हैं कि वो एक पॉजिटिव सेमी डेफिनिट मैट्रिक्स है, और अगर वो है तो फंक्शन एक प्रकार का फंक्शन होता है जिसे हम कॉन्वेक्स फंक्शन कहते हैं। और कॉन्वेक्स फंक्शन की काफ़ी इम्पॉर्टेंस है, काफ़ी मैं बोलूँगा कि महिमा है ऑप्टिमाइजेशन में,
क्योंकि जैसे ही आपके पास कॉन्वेक्स फंक्शन मिल जाता है, आपको पता है कि आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कि आप किसी ने उसे सॉल्व किया हुआ है। हमारे पास सॉल्वर्स मौजूद हैं, कंप्यूटर सॉल्वर्स मौजूद हैं, जिसमें आप सीधा फंक्शन इनपुट करेंगे और आपको एक आउटपुट मिल जाएगा। कई बार वो स्लो हो जाता है, वो अलग बात है, मगर सॉल्वर्स मौजूद है। इसका मतलब ये कि आपका सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके पास है। आपने आधा युद्ध है वो जीत लिया है, क्योंकि आपने कॉन्वेक्सिटी प्रूव कर दी है। और कॉन्वेक्सिटी प्रूव करने के लिए हमें फंक्शन के डबल डेरिवेटिव पे ऑपरेट करना होता है। तो वो एक, इसलिए मैं आपको एक बस ये थोड़ा बताना चाह रहा था कि ये है। एनीवेज, तो आज हम और आगे बढ़ते हैं, और आज हम थोड़ा से और कॉम्प्लिकेटेड, एक लेवल और कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करेंगे। तो एक जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो है एक्स ट्रांसपोज एम एक्स, में जिसकी बात कर रहा था। लेकिन इसको बात करने के पहले, इसकी बात करने के पहले, अगर मैं एफ एक्स इजिकल टू एक्स ट्रांसपोज एम एक्स बोलूँ और मैं बोलूँ कि भाई इसका ग्रेडियंट निकालिए और इसके ग्रेडियंट का ग्रेडियंट निकालिए, हमें ये दो प्रॉब्लम अभी सॉल्व करनी है। लेकिन इसको सॉल्व करने के पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जो हमारे कैलकुलस के जो रूल्स हैं, दो रूल हैं। एक तो मल्टीप्लिकेशन, अगर मेरे पास दो फंक्शन हैं जो मल्टीप्लाई होते हैं तो मैं उन फाइनल डेरिवेटिव उनका कैसे निकालता हूँ। यानी कि अगर मेरे पास एक फंक्शन एच एक्स है जो कि एफ एक्स टाइम्स जी एक्स है, और अगर मुझे डी एच एक्स बाई डी एक्स निकालना है तो मैं कैसे निकालता हूँ। और आपको याद होगा कि इस केस में मल्टीप्लिकेशन रूल लगता है, और ये दोनों फंक्शन ही जो हैं ये बहुत ही सिंपल फंक्शन है, ये आर टू आर फंक्शन है। तो हमें मल्टीप्लिकेशन रूल पता है। ऐसे केस में मल्टीप्लिकेशन रूल बहुत ही आसान है कि एच प्राइम एक्स, आपको अगर याद होगा, एच प्राइम एक्स जो है वो एफ डैश एक्स टाइम्स जी एक्स है प्लस जी डैश एक्स टाइम्स एफ एक्स है। ये मल्टीप्लिकेशन रूल होता है। और मतलब मुझे पूरा भरोसा है कि इस मल्टीप्लिकेशन रूल को आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने क्लास 11th में किया हुआ है और कई जगह हम इसे देखते हैं। मगर इसमें जो ख़ास बात ये है कि अगर हमारा फंक्शन जिसे मैं फिर से लिख रहा हूँ, अगर हमारा फंक्शन कुछ ऐसा है, एच एक्स इज़, अब हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। अगर मेरे पास कुछ ऐसा फंक्शन है कि एच एक्स इज़ एफ एक्स ट्रांसपोज जी एक्स, यानी कि एफ एक्स और जी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही हमारे वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है। मान लीजिए कि वो कुछ फंक्शन कुछ इस तरह है, एफ एक्स जी एक्स दोनों ही आर एन टू आर फंक्शन है या आर डी टू आर फंक्शन है, यानी दोनों ही एक तरह के वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है जो आर एन इनपुट लेते हैं और आर आउटपुट देते हैं। तब एच एक्स का डेरिवेटिव कैसा होगा, तब ग्रेडियंट ऑफ एच एक्स कैसे कैलकुलेट होगा। और मैं इसके प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट आंसर देना चाहता हूँ कि इसका डेरिवेटिव कैसा होगा। और इसमें मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगा कि दोनों ही केस में जब हम डेरिवेटिव को एक वेक्टर की तरह लिखते हैं या फिर हम एक कॉलम वेक्टर की तरह लिखते हैं या रो वेक्टर की तरह लिखते हैं, दोनों केस में आंसर कैसा दिखेगा। तो एच एक्स जो हमारा होगा, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन रूल यहाँ लगने वाला है, और इसे आपको याद रखना है। और आप ध्यान दें कि दोनों फंक्शन जो हैं एफ एक्स और जी एक्स, वो एक टाइप के फंक्शन हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ये कई किताबों में मिस हो जाता है या कई लोग इसे याद नहीं रखते हैं। बट एफ एक्स ट्रांसपोज जी एक्स तभी मान्य होगा जब एफ एक्स और जी एक्स एक टाइप के फंक्शन होंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स एच एक्स जो है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एच एक्स विच इज़ एफ एक्स ट्रांसपोज जी एक्स, वो कुछ ऐसा कहलाएगा। वो हो जाएगा एफ एक्स ट्रांसपोज टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स ट्रांसपोज टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स। और बस मैं अब इस पूरे का ट्रांसपोज ले रहा हूँ, क्योंकि हमने कॉलम की बात की थी, तो ये जो आता है ये रो आता है। आप देखिए एफ एक्स ट्रांसपोज जो है वो एक रो वेक्टर है और ग्रेडियंट ऑफ जी एक्स एक कॉलम वेक्टर है। ऐसे ग्रेडियंट ऑफ जी एक्स, माफ़ कीजिएगा, एक मैट्रिक्स है
और सिमिलरली जी एक्स ट्रांसपोज एक रो वेक्टर है और ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स एक मैट्रिक्स है। ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही एक आर एन टू आर फंक्शन है, यानी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स जाहिर सी बात है कि जो होगा वो मैट्रिक्स हो सकता है। तो इसलिए हम इसको कुछ इस तरह लिख रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये एक तरह से मल्टीप्लिकेशन रूल ही है कि फर्स्ट फंक्शन इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड एंड सेकंड फंक्शन इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। कुछ रूल कुछ इस तरह का ही है। और मैं इसका एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। और हाँ, इसके पहले मैं बताना चाहूँ कि जो हम प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि भाई जो हमारा जो डेरिवेटिव है वो एक वेक्टर, हम कॉलम वेक्टर की तरह लिखेंगे, तो उस केस में यहाँ ट्रांसपोज लग जाएगा। तो वैसे केसेस में ये एफ एक्स जो भी मतलब इस पूरे का हम ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, तो अब हम उदाहरण देखते हैं। हमारा उदाहरण है एच एक्स इज एक्स ट्रांसपोज एम एक्स, और हम इसमें ये जो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है हम इसमें लगाएंगे और हम ग्रेडियंट ऑफ एच एक्स निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो एफ एक्स है वो x है और जो हमारा जी एक्स है वो एम एक्स है। क्योंकि x ट्रांसपोज एम एक्स है तो एफ एक्स x है और जी एक्स एम एक्स है, क्योंकि हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि एफ एक्स ट्रांसपोज जी एक्स का फॉर्म होना चाहिए, तो एफ एक्स x है। और अब हम जानते हैं कि जो हमारा डेरिवेटिव रूल है वो कुछ इस तरह दिखता है। मैं फिर से लिख देता हूँ, एफ एक्स ट्रांसपोज ग्रेडियंट ऑफ x टाइम्स जी एक्स प्लस जी एक्स ट्रांसपोज ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स इसका होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको अब हम सिर्फ सब्सटीट्यूट करेंगे क्योंकि हमने सारे कंपोनेंट्स वाले निकाले हुए हैं। तो हमारा एफ एक्स ट्रांसपोज जो है वो x है, तो x ट्रांसपोज हो जाएगा और ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ एम एक्स, और जी एक्स ट्रांसपोज जो है वो एम एक्स का ट्रांसपोज है और ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स यानी कि x, और इस पूरे का ट्रांसपोज। और ये हो जाएगा x ट्रांसपोज टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ एम एक्स जो है वो अगर आप देखेंगे तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ एम एक्स जो है, और ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, अगर इसमें कुछ आपको कन्फ्यूजन है तो वो x ट्रांसपोज होगा। और ग्रेडियंट ऑफ x जो है हमने, माफ़ कीजिएगा m होगा, और ग्रेडियंट ऑफ x जो है हमने पिछले एपिसोड में, पिछले क्लास में देखा था कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा m x ट्रांसपोज टाइम्स m प्लस m ट्रांसपोज और इस पूरे का ट्रांसपोज, विच इज़ नथिंग बट m प्लस m ट्रांसपोज अगेन टाइम्स x। तो ये जो है हमारा, ये कॉलम नोटेशन में आ रहा है, कॉलम नोटेशन है। और अगर मैं सिर्फ इसको देखूं, सिर्फ अंदर के कंपोनेंट के देखूं, तो ये रो नोटेशन है। तो डिपेंड करता है कि आप ग्रेडियंट कैसे लिख रहे हैं, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो कुल मिला के बात ये हुई है कि जब हमारा फंक्शन एच एक्स ट्रांसपोज एम एक्स होगा, तो जो हमारा ग्रेडियंट ऑफ एच एक्स होगा वो कुछ m प्लस m ट्रांसपोज टाइम्स x हो जाएगा। एंड इफ m इज सिमेट्रिक, यानी अगर m सिमेट्रिक है तो m और m ट्रांसपोज बराबर हो जाएंगे, यानी जो हमारा ग्रेडियंट ऑफ एच एक्स है वो 2mx हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे मैं चाहता हूँ कि आप सब इसे याद रखें। 2mx जब m सिमेट्रिक है, और m सिमेट्रिक नहीं है तो ये हमारा रिजल्ट है। इसे आप याद रखें, क्योंकि ये हमारे जो ऑप्टिमाइजेशन में ये रिजल्ट बहुत बार काम आने वाला है। और लगे यहाँ तो हम इसमें और आगे बढ़ लेते हैं और हम ग्रेडियंट डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, ग्रेडियंट का ग्रेडियंट, और वो हमारा 2m हो जाएगा। तो ये जो हमारे दो रिजल्ट्स हैं, ग्रेडियंट ऑफ एच एक्स और ग्रेडियंट ऑफ एच एक्स, यानी कि हेसियन ऑफ एच एक्स, और इसको हम जैकोबियन भी कहते हैं, जैकोबियन ऑफ एच एक्स।
ये रिज़ल्ट इस फंक्शन के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें। और हम इसका इमीडिएटली यूज़ देखेंगे, अब हम तुरंत इसको यूज़ करेंगे। और अगर आपको याद होगा हमने एक फंक्शन लिखा था और वो फंक्शन कुछ ऐसा था, ax माइनस बी का नॉर्म स्क्वायर। ये फंक्शन हमें लीनियर रिग्रेशन में मिला था। तो ये जो फंक्शन है ये एक्चुअली जो हमने अभी जस्ट फंक्शन देखा है कुछ वैसे ही है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूँ। हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं, ए एक्स माइनस बी ट्रांसपोज टाइम्स ए एक्स माइनस बी। और इसको मैं इसे और खोल सकता हूँ, तो ये एक्स ट्रांसपोज ए एक्स माइनस बी ट्रांसपोज ए एक्स माइनस ए एक्स बी। मैं सिर्फ इसे सिर्फ खोल रहा हूँ और मैंने और कुछ बड़ी बात नहीं करी यहाँ पर। एक सेकंड, मैं इसे थोड़ा अच्छे से खोल के आपको बता दूँ। तो ये हो जाएगा एक्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज टाइम्स ए एक्स माइनस बी। और हम इसके अगर सारे टर्म्स खोल देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स ट्रांसपोज ए एक्स माइनस एक्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी माइनस बी ट्रांसपोज ए एक्स माइनस प्लस बी ट्रांसपोज बी। ठीक है। अगर मुझे ये जो मेरा एच एक्स है, अगर मुझे इस एच एक्स का एक्स के साथ डेरिवेटिव लेना है तो हमने इसके सारे टर्म्स देखे हुए हैं। ये आपको पता है कि ये है 2a प्लस माफ़ कीजिएगा, ये टर्म है 2a ट्रांसपोज a टाइम्स x। ये टर्म है b ट्रांसपोज a। ये भी टर्म है b ट्रांसपोज ये जो आपका टर्म है ये x ट्रांसपोज c के फॉर्म में है, और ये जो टर्म है वो c ट्रांसपोज x के फॉर्म में है। अगर आपको याद हो हमने पहले किया हुआ है, क्योंकि ये वेक्टर c हो गया और ये हमारा वेक्टर c ट्रांसपोज हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा 2a ट्रांसपोज b और ये हो जाएगा 0। तो ये हमारा ग्रेडियंट है। हमारा जो ग्रेडियंट आया है कुछ इस तरह आया है, a ट्रांसपोज a टाइम्स x माइनस 2a ट्रांसपोज b। ये हमारा ग्रेडियंट है। इस फंक्शन का ग्रेडियंट कुछ ऐसा आया है। और अब आप इमीडिएटली देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसे 0 पुट करूंगा तो मुझे इस फंक्शन का ऑप्टिमल मिल जाएगा। तो इस फंक्शन को ऑप्टिमल को जानने के लिए, मतलब ये ऑप्टिमल क्यों है क्यों नहीं है, ये हम ऑप्टिमाइजेशन में आएंगे जब अगले हफ्ते देखेंगे। मगर आपको जो हम मेन बात बताना चाह रहे हैं वो ये है कि ये जो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का जो ग्रेडियंट है, इसे कंप्यूट करने के लिए ये जो टूल हमने सीखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। और हमने जो 3-4 आइडेंटिटी समझी हैं, जैसे सी ट्रांसपोज एक्स, एक्स ट्रांसपोज सी, एक्स ट्रांसपोज एम एक्स, ये 2-3 जो आइडेंटिटीज़ हैं ये बहुत क्रूशल है। आप अगर इसे समझ लेंगे, इसे याद करेंगे तो बहुत सारे फंक्शंस आपको आराम से आप उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। और फिर से मैं यहाँ दिला दूँ कि डेरिवेटिव जो है वो ऑप्टिमाइजेशन में वो उसकी बहुत अहम भूमिका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना हमें आना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं और हम फिर से एक नई चीज़ बताते हैं जो कि वेक्टर वैल्यूड या स्केलर वैल्यूड फंक्शन के लिए, मगर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए। तो ये है, इसे हम कहते हैं चेन रूल। और आपको याद होगा कि अगर हमने कई बार पहले हमारे कॉलेजेस में और स्कूल में देखा हुआ है कि चेन रूल जो है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए होता है। यानी कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है, मेरे पास अगर फंक्शन है कैपिटल एफ एक्स, मान लीजिए ऐसा कुछ फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है ये बहुत सारे फंक्शन से बना हुआ है, यानी कुछ इस तरह है, कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड है। यानी फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ यू ऑफ वी ऑफ एक्स, कुछ ऐसे फंक्शन है। मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया। मान लीजिए कुछ ऐसा फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो अगर मुझे ग्रेडियंट निकालना है एफ एक्स का, तो उसे मैं कैसे निकालूंगा, प्रश्न ये है।
तो प्रश्न ये है कि जो fx का ग्रेडियंट है वो क्या होगा। और आपको अगर चेन रूल ध्यान है तो fx का जो ग्रेडियंट होगा, डेरिवेटिव होगा d बाई डी एक्स ऑफ fx हम जिसे कहते हैं, वो जो हमारा डेरिवेटिव होगा वो होगा d बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म, ठीक है, विच इज नथिंग बट df बाई dg टाइम्स dg बाई dx। और ये सारे जो फंक्शन है f और g जो हैं वो r टू r फंक्शन है यहाँ पर, मतलब कि सिंपल फंक्शन है, यूनिवेरिएट फंक्शन है। तो ग्रेडियंट कुछ इस तरह लिखा जाता है चेन रूल से, मतलब कि अगर मेरे पास कंपोजिशन है, यानी कि अगर हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं तो चेन रूल काम आता है, यानी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, दूसरे फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन, ऐसा, तो चेन रूल काम आता है। इस चेन रूल को समझने के लिए थोड़ा, मतलब अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं तो ये है कि भाई आप f जो है वो g का फंक्शन है, तो आपको पहले f को g के साथ डिफरेंशिएट करना है। फिर g जो है अगर h का फंक्शन है तो g को h के साथ करेंगे, अगर h जो है u का फंक्शन है तो h को u के साथ करेंगे, और वैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमें सिर्फ अंदर का वेरिएबल देखना है। हमारे लिए f का वेरिएबल केवल ये है, हमारे लिए g का वेरिएबल केवल ये है, हमारे लिए u का वेरिएबल केवल ऐसा है। तो हमें बस ये देखना है और इससे हम चेन रूल बना सकते हैं, और इसी से ही हम वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस का भी चेन रूल आराम से बना सकते हैं। तो चेन रूल की हम बात इसलिए भी कर रहे हैं, और मैं आपको इसका इम्पोर्टेंस, इसकी जो भूमिका है वो आपको बता दूं कि जो चेन रूल जो है ये, इसको जिसको कहेंगे कि चेन रूल इज द एसेंस ऑफ ट्रेनिंग डीप न्यूरल नेटवर्क्स। यानी कि अगर आपको चेन रूल आता है तो आपके लिए डीप न्यूरल नेटवर्क्स या किसी भी टाइप के न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेनिंग बिकम्स वेरी इजी इफ यू नो चेन रूल। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर आप चेन रूल समझते हैं, तो अभी तक हमने दो चीज़ें देखी। हमने देखा है कि वेक्टर वैल्यूड फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, डबल डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। अब हमें देखना है कि भाई हम एक बड़ा सा, अगर हमारे पास न्यूरल नेटवर्क है, और न्यूरल नेटवर्क की हम बात करेंगे, लेकिन न्यूरल नेटवर्क को जब ट्रेन करना है तो हम एक एल्गोरिथम देखेंगे और उसका नाम है बैक प्रोपगेशन। इस एल्गोरिथम में केवल दो चीज़ें होती हैं, मोटा मोटी दो चीज़ें होती हैं। एक होता है डेरिवेटिव कैलकुलेट करना, और दूसरा होता है उस डेरिवेटिव को चेन रूल से कैलकुलेट करना। तो एक तरह से डेरिवेटिव को चेन रूल से कैलकुलेट करना, और उस डेरिवेटिव के कैलकुलेशन से ही हम उसकी ट्रेनिंग करते हैं। हम एक के बाद एक उस पर डेटा देते जाते हैं, और हर डेटा पॉइंट पे डेरिवेटिव इवैल्यूएट होता है, और ये बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम जो है, जब वो रन करता है इस डेरिवेटिव के इवैल्यूएशन पे हर डेटा पॉइंट पे, तो आपका न्यूरल नेटवर्क जो है वो ट्रेन होता जाता है। ट्रेन होने का मतलब, अगर आपको याद है तो हमने बात की थी कि ट्रेनिंग का मतलब है कि जो न्यूरल नेटवर्क के पैरामीटर्स हैं उनकी जो ऑप्टिमल वैल्यू है, हम उस ऑप्टिमल वैल्यू के क्लोज पहुंचते जाते हैं, पास में पहुंचते जाते हैं। तो इसके पीछे हमारे दो बड़ी मशीन्स हैं। पहली मशीन है चेन रूल, और दूसरी मशीन है बैक प्रोपगेशन यूजिंग चेन रूल। यानी बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम चेन रूल यूज़ करके हम लगाएंगे। तो ये जो दो हमारे पिलर्स हैं इसमें, चेन रूल एंड बैक प्रोपगेशन, ये डीप न्यूरल नेटवर्क को ट्रेनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगली क्लास में हम इन दोनों को थोड़ा ज़्यादा डीप में देखेंगे। हालांकि हम अभी एल्गोरिथम्स में नहीं जा रहे हैं, हम केवल डेरिवेटिव कैसे करते हैं हम उस बात पे बात करेंगे, डेरिवेटिव कैसे लेते हैं हम उस पर बात करेंगे। लेकिन जो भी हम सीखेंगे वो आगे जाके डायरेक्टली अप्लाई होने वाला है। इनफैक्ट अगर आप ये सीख लेते हैं तो आपका आधा मशीन लर्निंग का कोर्स यहीं पे ख़त्म हो जाता है एज़ फार एज न्यूरल नेटवर्क इज़ कंसर्न, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेप है। उसके बाद तो आपको कोडिंग वगैरह करनी होती है, आपको खुद ही डेटा डाल के ट्रेन करना होता है, कुछ ट्रिक्स हैं वो अपनाने होते हैं।
मगर ये सबसे क्रिटिकल मैथमेटिकल कंपोनेंट है। तो इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।